दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव पे। और जैसे कि आप सभी लोगों को बता दें, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भर्ती 2023 आ चुकी है फाइनली। और इसमें तकरीबन 10,000 पद जो हैं खाली हैं। इसकी पूरी डिटेल, सिलेबस, पीएसटी, एज लिमिट, क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन और क्या कोई बेनिफिट है, क्या लंबाई, क्या फिजिकल, सब कुछ बताएंगे। ध्यान से वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। पहले पूरी नोटिफिकेशन आपको समझाएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। अब इसमें एक एक चीज़ ध्यान से समझना, कोई भी मिस्टेक मत करना, अन्यथा आपको इसमें भुगतना पड़ेगा बाद में। सबसे पहली बात देखेंगे, महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल की तरफ से है। पूर्व ब्लॉक 7 तल फोर्स सेक्टर AR की तो एड्रेस वगैरह दिया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है crpf.gov.in। और इसकी जो, अब देखिए ध्यान से समझेंगे, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 27 तारीख तीसरा महीना 2023। अभी फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं है, 27 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 25 तारीख चौथा महीना 2023 है। यानी 25 तारीख चौथे महीने 2023 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद देखेंगे, कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी। आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो कंप्यूटर आधारित होने वाली है, तो उसके टेस्ट के लिए जो प्रवेश पत्र, जैसे हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, वो कब जारी होगा? तो 20 तारीख छठवां महीना 2023 से 25 तारीख चौथा महीना 2004 के बाद से, ठीक है। यानी 25/4/2023 के बाद 20 तारीख छठवें महीने में आपको जाके, यानी समझ सकते हैं जुलाई में, ठीक है, आपके जुलाई में ये जो है एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि अंतिम, तो आपकी वो होगी 1 तारीख 7वां महीना 2023। यानी 1 तारीख 7वां महीना 2023 से लेकर के 13 तारीख 7वां महीना 2023 के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। सभी की परीक्षाएं 1 तारीख 7वां महीना से लेकर के 13 तारीख 7वें महीने के बीच में आप सभी लोगों की परीक्षाएं संपूर्ण हो जाएंगी। नीचे देखेंगे, सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रशस्त है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल लोग सभी भर सकती हैं, तो ये भी है कि फीमेल लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उनकी एज क्राइटेरिया का है, आगे वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी एक एक पॉइंट, एक एक जगह मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बात करेंगे कि देखिए, एक एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आप बाद में फार्म भरने के बाद में आप लोग दिक्कत में आ जाते हो, तो वो दिक्कत ना सहनी पड़े, पहले ध्यान से समझ लो। केवल 5 मिनट की वीडियो है। पहली चीज़, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बल की सिपाही, तकनीकी, ट्रेड्समैन, यानी इसमें तकनीकी जो होते हैं, जैसे कि आप ड्राइवर समझ सकते हो, अदरवाइज आप जो है इसमें इलेक्ट्रीशियन समझ सकते हो, या इसमें जो भी ट्रेड्स वाइज रहेंगे उसमें आप तकनीशियन समझ सकते हो। जो ट्रेड्समैन होते हैं, जैसे कि नाई हो गया, और मोची है, माली है, ठीक है, कुक का है, और सफाई कर्मचारी, ये सब ट्रेड्समैन के अंतर्गत आते हैं। तो जो तकनीक होते हैं वो तकनीकी से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि बनाने और बिगाड़ने के काम समझ ले सकते हो आप लोग। तो इसकी रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती नियम योजना के अनुसार केरी पुरुष, ठीक है, केरी पुबल पुरुष और महिला अभ्यर्थी जो सामान्य रूप से अपने संबंधित राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के निवासी के हैं, निर्धारित रिक्तियों पर भर्तियां नागरिकों के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। तो वो खुली परीक्षा प्रतियोगिता होने वाली है। दूसरी चीज़, इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी, यानी कंप्यूटर पर पहले आपकी एक टेस्ट होगी, जिसे हम प्री बोलेंगे, आप मेंस बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद दूसरा पेपर तो है नहीं, मतलब एक ही पेपर होने हैं, वो कंप्यूटर आधारित होगा। उसके बाद आपकी शारीरिक मापतौल होगी, जिसे हम पीएसटी भी बोलते हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी, जी हाँ, जिसे हम पीईटी बोलते हैं। उसके बाद टेट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे, ठीक है। भर्ती की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, तो वो क्या क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले, आवेदन केवल ऑनलाइन की ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद जाएगा। आवेदन करने की आवश्यकता है, आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी, यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल जो मेन वेबसाइट है उसके द्वारा आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित हो जाएंगे। अगर आप किसी अदर
राज्य से बिलोंग करते तो और सोच रहे हो कि क्या दूसरे भाषा में रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, या तो अंग्रेजी में रहेगी या तो हिंदी में रहेगी, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक मापतौल परीक्षा, पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी, ट्रेड्स टेस्ट, यानी जो ट्रेड से रहोगे, जो भी ट्रेड से रहोगे उसकी टेस्ट होगी, चाहे आप माली से हो, चाहे बर्बर से हो, ठीक है, चाहे कारपेंटर से हो, तो उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, DMI, पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण, MI के रिपूर्बल द्वारा निर्धारित आयोजित किए जाएंगे। यानी बहुत ही ये सब एक एक लाइन से, मतलब एक साइड से आपको एक एक करके पूरे पास करने होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे है अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे और केयर पूर्वबल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण DMI के समय उनका सत्यापन किया जाएगा। यानी जब आपका DMI होगा उसी समय आपका जो है दस्तावेज भी सत्यापन हो जाएंगे। छठवीं चीज, सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन की श्रेणीवार रिक्तियां विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। यानी जो संघ शासित प्रदेश हैं या प्रदेश हैं उनके अनुसार भरी जाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 जो पोस्ट पूरी मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। आप किस राग से भरते हो वो बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज समझ के जाइएगा। अंतिम चयन CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी अंतिम चयन CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। और उसके बाद 7वीं चीज़ है PST, PET, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण में आहारता प्राप्त करने और भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर CRPF द्वारा CBT में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी आपके जो CBT होगा और जो आपकी परीक्षा लिखित कंप्यूटर की होगी उसको मिला करके आपको जो है मेन इसमें कट ऑफ तैयार किया जाएगा। फिर 8वीं चीज इसमें यह है कि परीक्षा में किसी भी चरण के लिए प्रवेश डाक पत्र द्वारा नहीं भेजा जाएगा। वही मैंने बोला कि अभी जो प्रवेश पत्र अगर आप लोग कुछ भेजे जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं, प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हो जाएगा crpf.gov.in पर। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम के लिए अपडेट के नियमित रूप से केयर पूर्वबल के वेबसाइट देखते रहें। परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। आपकी जितने भी प्रवेश चरण होंगे उसमें हर चरण के पहले आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना जरूरी है और वो सही से बस सभी लोग करते हैं। उसके बाद 9वीं चीज ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र पर 2 रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की 1 प्रति परीक्षा केंद्र पर सौंपी जाएगी। यानी आपको 2 प्रिंट ले जाने हैं प्रवेश पत्र के, जो कि एक परीक्षा केंद्र पर सौंपी जाएगी, ले लिया जाएगा और एक आपके पास रहेगी। तीसरी चीज बहुत बड़ी बात है कि वेतन माह क्या रहने वाला है। तो इसमें जो वेतन माह रहने वाला है वो स्तर 3 पर रहेगा। 21,700 रुपये से लेकर के 59,100 रुपये, यानी आप मान सकते हो 70,000 रुपये तक, ठीक है। 21,000 से 70,000 रुपये तक आपका इसमें वेतन माह रहने वाला है। अब बात करेंगे रिक्तियों की, तो जो रिक्तियां हैं उसको भी ध्यान से समझ लेना कि रिक्तियां जो है फ्रेंड्स 9,212 पोस्ट पे हैं। पुरुष के लिए 9,105 और महिलाओं के लिए 107। तो महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा रियायत नहीं बरती गई है, तो इसमें कम से कम 1,000 पोस्ट रहने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जो है इसमें केवल 107 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं, बाकी 9,105 पोस्ट जो है पुरुष के लिए हैं। रिक्तियों की सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र ट्रेड पदवार रिक्तियों की विवरण निम्नानुसार हैं। आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को समझना है। इसी को नहीं समझे तो आप जहां से भी फॉर्म भरोगे उसका कुछ ना कुछ गलत नतीजा आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो में बने रहो और एक एक चीज़ समझ लो। देखिए इसमें दिया गया पुरुष पदों की रिक्तियां, ठीक है। अब पुरुष पदों की रिक्तियां देख लेना। सबसे पहले राज्य दिया गया, इधर साइड में जो दिया गया राज्य लिखा गया है। उसके बाद इधर चालक है, वोटर, मैकेनिक, वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड। आप इसको ट्रेड भी समझ लेना, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी। कुल मिलाकर इतने जो है आपकी पोस्ट ट्रेड से निकली हुई हैं, ठीक है, किसके ट्रेड्स से निकली हुई हैं। चालक को छोड़ करके, चालक टेक्निकल में आ जाता है, मोटर मैकेनिक टेक्निकल में आ जाता है, वाहन भी, ठीक। उसके बाद ये सभी जितने हैं ये सब नॉन टेक्निकल हैं। तो इस पे जो है आप सभी लोग ध्यान से वीडियो में बने रहो और अच्छे से समझो, ठीक है। अब एक एक चीज़ समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश वालों देख लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं 145, ठीक है, चालक की 145, मोटर व्हीकल की 22, मोची की 7, बढ़ई की 5, दर्जी की 13, ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉस बैंड की 6 और पाइप बैंड की 2,
बिगुलर की 56, माली की 5, पेंटर की 3 और वाटर कैरियर की 99, धोबी की 16, नाई की 12 और सफाई कर्मचारी की 33। कुल मिला के 424 पद खाली हैं। कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि 10,000 मेरी पोस्ट है उसमें से एक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश में केवल अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो 424 पोस्ट हैं, जिसमें से आपको एक चाहिए। अब इसमें ट्रेड्स वाइज भी अलग अलग हैं कि 7 मोची, मतलब कम से कम भी हैं, भी ध्यान देना, कम से कम भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए चालक के लिए 8 पोस्ट हैं, उसके बाद मोटर मैकेनिकल वाहन के लिए 4, उसके बाद 000, फिर रेगुलर के लिए 1 और चौथा है रसोइयाँ और वाटर के लिए 4 है, उसके बाद है सफाई कर्मचारी 1। बहुत कम पोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, तो 18 पोस्ट केवल है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम पोस्ट आपको मिलने वाली। इसी तरह हर एक राज्य में है, तो ध्यान से अपना अपना सभी राज्य पहले एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आप इस स्टेट से भरना चाहते हो तो क्या करो, जैसे जिस स्टेट में ज़्यादा पोस्ट है तो उसमें आप भरना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको हम लास्ट में बताएंगे आपको कि दूसरे स्टेट से आप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तीसरी चीज़ असम देखेंगे, तो असम में 47 है वाट चालक के लिए, मोटर व्हीकल के लिए 70, मोची के लिए 3, बढ़ई की 3, दर्जी की 5 और ब्रास बैंड की 4, पाइप बैंड की 1, बिगुलर की 35। ठीक है, अब कहीं कहीं जैसे बिगुलर की 35 ज़्यादा है, इसी तरह हर एक राज्य में है, तो कुल मिला के 275 इसमें जो है सीटें हैं। बिहार के अंदर ये देखेंगे तो अच्छी खासी है, 177 चालक की है, 27 की मोटर व्हीकल, उसके बाद मोची की 2 है, 12 बढ़ई की है, 16 जो है दर्जी की है और पाइपलाइन 4 है, 209 है रसोइयाँ वाटर टैंक की। ठीक है, धोबी की 34 है, नाई की 25, सफाई कर्मचारी 69 है। इसी तरह से जो बिहार का है, तो बिहार में टोटल मिला के 726 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो बिहार में अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलती है क्योंकि बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 47 चालक की, 29 मोटरसाइकिल चालक की, मोची की 4 है, बढ़ई की 3, दर्जी की 4, ब्रॉस बैंड की 3 है, पाइप बैंड की 1 है, बिगुलर की 28, माली की 2 और पेंटर की 1 और सबसे ज़्यादा रसोइयाँ की है 51, धोबी की 8 है, नाई की 6 और सफाई कर्मचारी 17। तो टोटल मिला के 204 पोस्ट खाली हैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए। गोवा की बात करेंगे तो गोवा में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो गोवा में जो सबसे छोटा राज्य है तो 11 इसमें मिलने वाले हैं पोस्ट टोटल आपको गोवा से। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में 98, 22, 7, 7, 10, 8, 3, 66, 55, 121 टोटल मिला के 425 आपको गुजरात से टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, तो हरियाणा में भी आपको कम से कम थोड़ा कम पोस्ट इस बार देखने को मिल रहा है हरियाणा वालों के लिए, तो 166 पोस्ट आपको हरियाणा वालों के लिए देखने को मिल जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के लिए देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 45 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट राज्य हमारा है, तो नेक्स्ट में दिया गया है हिमाचल प्रदेश के बाद झारखंड। तो झारखंड में जो है टोटल 293 पोस्ट हैं। अब जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, इतना नोटिफिकेशन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो पहली बार जो मोटी मोटी चीज़ को हम कवर कर दे रहे हैं, अभी आगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ देनी बाकी है, तो ध्यान से वीडियो में अभी तक बने रहो। कर्नाटका देखेंगे 117 है चालक के लिए। ठीक है, मोटर व्हीकल के लिए 25, उसी तरह से सफाई कर्मचारी 41 और बिगुल के लिए 66। तो 460 पोस्ट टोटल है कर्नाटक के लिए। केरल के लिए देखेंगे तो 254 पोस्ट हैं केरल के वालों के लिए। मध्य प्रदेश के लिए तो चालक के लिए 112, मोटर व्हीकल 17, बिगुल के लिए 145, 48 सफाई कर्मचारी, तो टोटल 494 हैं। महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो 745 पोस्ट, बहुत अच्छी खासी पोस्ट महाराष्ट्र के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है बिगुल की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 224 पोस्ट बाकी हैं। उसके बाद मणिपुर की देखें तो मणिपुर में टोटल जो पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली 46 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी मणिपुर में। मेघालय में आपको 57 पोस्ट टोटल है, मिजोरम में 11 है, नागालैंड में 93 और उड़ीसा में देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है 297। ठीक है, 297 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की जो पोस्टेज निकल के आई हैं 238 है, 238 पोस्ट खाली है पंजाब में। राजस्थान में ज़्यादातर पोस्ट जो है बिगुल की और वाट जो है चालक की खाली है ज़्यादातर, अभी तक हमने जिसमें देखा तो 463 खाली है। ठीक है, सिक्किम में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, केवल 4 पोस्ट हैं सिक्किम वालों के लिए, थोड़ा बहुत कम पोस्ट है भाई, 4 पोस्ट केवल है सिक्किम वालों के लिए। तमिलनाडु देखेंगे, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पोस्ट 589 है। ठीक, तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में भी अच्छी खासी पोस्ट 301 है। त्रिपुरा में थोड़ी कम पोस्ट देखने को मिलेगी, तो 42 पोस्ट त्रिपुरा में है। सबसे अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने वाली है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है इसकी, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई चालक की 290,
ठीक है। मोटर व्हीकल की 56, उसके बाद 20, 22, 33, 26, उसके बाद बिगुल की 398। तो टोटल मिलाकर के इसी तरह आपको 1340 पोस्ट देखने को मिलेंगी। पूरे वैकेंसी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लिए आपके लिए खाली है, तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से हो तो जरूर कमेंट में करके बताना कि भाई उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद ठीक है, उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड में केवल 71 पोस्ट खाली है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी है, 707 पोस्ट है। चंडीगढ़ के लिए देखेंगे तो 8 पोस्ट है। दिल्ली के लिए देखेंगे 124 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर 175, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पांडुचेरी के लिए तो 9। टोटल मिलाकर के 9105 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लिए, फिर है हमारा हरियाणा, फिर चंडीगढ़ और बिहार। इस तरह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें देखने को मिली हैं। और उसके बाद आप इधर से भी देख सकते हो कि कितनी कितनी क्या क्या है, ठीक है। तो आप इसको भी कुल योग देख सकते हो किस किस पोस्ट की कितनी कितनी पोस्टेस हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि जो चालक की टोटल पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली 2372, मोटर व्हीकल की 544, उसके बाद जो भी है 51 है, और बिगुल का है 2429, इसी तरह से चपरासी की 811, और जो है 9105 पोस्ट टोटल आपकी खाली रहने वाली है। अब महिला रिक्तियों पदों की बात करेंगे, तो इसको महिला रिक्ति पदों की देखिए बात करते हैं हम। तो जो महिलाओं के लिए है उसमें राज्य में देखेंगे तो राज्य के लिए जो बता रहा है, देखिए बिगुलर है, रसोइयाँ है, वाटर कैरियर, धोबी, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, बॉस ब्रांड, ठीक है। केवल महिलाओं के लिए यही पोस्ट अवेलेबल है। टेक्निकल ज़्यादातर इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है महिलाओं के लिए। आंध्र प्रदेश में 4 पोस्टेड है, बहुत स्पीड से बता दे रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है, पर कोई नहीं। आंध्र प्रदेश में 4 है, असम में 2 है, बिहार में 9 है, छत्तीसगढ़ में 2 है, गुजरात के लिए 6 पोस्ट, हरियाणा 2, झारखंड 3, कर्नाटक 6, केरल 5, मध्य प्रदेश 5, मणिपुर 9, और उसके बाद एक एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नागालैंड 1, और उसके बाद उड़ीसा 5, पंजाब के लिए 3 है, राजस्थान 5, तमिलनाडु 14 और तेलंगाना के लिए 6 पोस्ट हैं टोटल। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 14 पोस्ट है, इसमें भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल के लिए केवल 5, यानी महिलाओं को बहुत कम सीटें मिली हैं। टोटल मिला के 107 सीट आपको मिलने वाली है। नोट देख लेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको समझेंगे। उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल है। अब समझ लीजिए, जो बैकलॉग रिक्तियां हैं वो भी शामिल हैं। दूसरी बात, प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलंघन एका पर उपलब्ध है, ठीक है। यानी जो भी आरक्षित रिक्तियां हैं, उनकी जो आरक्षित रिक्तियां, यानी जो भी किसी के पिताजी मर गए हैं ऐसा वगैरह होता है, तो उसके जो आरक्षित सीट है उनके लिए अनुलंघन पर उपलब्ध है, वो अलग से इन्होंने उसको समेट कर रखा है। 4A पार्नियर विंग के लिए रिक्तियाँ देखिए, 11 पुरुष रिक्तियों को कांस्टेबल, पार्नियर, सिपाही, तकनीकी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। इन रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाना है। ट्रेड पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है, ठीक है। तो अखिल भारतीय पद पर स्तर पर इसको भरा जाना है। वो कैसे है देखिएगा, ट्रेडमैन सिपाही मेंस के लिए न्यूनतम, ठीक है, सामान्य 2 है, सामान्य भूतपूर्व सैनिक 0, डब्लू के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक 0, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है, कुल मिलाकर 16। यानी जो लोग देख सकते हो, सिपाही मेंशन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन, कुल मिला के 5, ठीक है। जो EW है, मतलब ये अलग से एक प्रकार की वैकेंसीज भरी जाती हैं। टोटल इसमें मतलब केवल 11 पोस्ट हैं। 11 पोस्ट है आपको इसमें से हट के मिलने वाली, जो इन लोगों के लिए है। अगर आप इसके हो तो आप खुद ही समझ जाना इसमें क्या क्या है, आप ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। उसके बाद 4A में देखेंगे, भूतपूर्व सैनिकों यानी EMSM के लिए 10% रिक्तियाँ हैं, यानी जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनके लिए 10% रिक्तियाँ इस पर निर्धारित की गई हैं। यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणी गैर भू सैनिक, यानी जो भी अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे, यानी अगर इसमें कोई भी मिलता नहीं है लोगों की 11 में से, तो ये जो है उसको भी उसमें शामिल कर देंगे 9212 में, ठीक। उसके बाद देखेंगे दूसरी चीज़ कि चूंकि कैरीपुलेबल रिक्तियाँ राज्य संघ स्तर उत्तरदिष्ट की गई हैं, इसके लिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उनके द्वारा दर्शाए गए राज्य संघ राज्य क्षेत्र अधिवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी लोग फार्म भरते हैं 11 वाले में से, तो उनको सब कुछ पहले देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, प्रस्तुत प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और उनके पिताजी के द्वारा क्या हुआ था कैसे, सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें आप फार्म भर पाओगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे राष्ट्रीयता नागरिकता। तो फ्रेंड्स इसमें कोई वो नहीं है। अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार है, इसलिए अभ्यर्थियों को अपने राज्य संघ से संबंधित अधिवास PRSC प्रस्तुत करना होगा। आप समझ लीजिए कि आप निवास को रख लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आयु सीमा देखेंगे, एज क्राइटेरिया की जो हमने बात की थी, ध्यान से समझ लेना। जो लोग एज जिसकी ज़्यादा है, सिपाही चालक दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2023, ठीक है, यानी 1 तारीख 8वें महीने 2023 को 21 से 27 वर्ष अभ्यर्थियों का जन्म 2 तारीख 8वां महीना 1996 पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप 1/8/2002 के बाद के हो तो आप चालक के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद सिपाही, MNV, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, मौली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी के लिए मेंशन परिवहन इलेक्ट्रीशियन दिनांक 1/8/2023 से 18 से 23 वर्ष अभ्यर्थी का जन्म 2/8/2000 से 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके बीच में आप हो तभी फॉर्म भर सकते हो। अब एज क्राइटेरिया देखेंगे, जो रिलैक्सेशन मिलती है विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा के अनुमेय छूट निम्नानुसार है, यानी उसके बाद भी आप इतनी ज़्यादा छूट ले सकते हो। तो वो किस पे है देखेंगे। नंबर 1, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है। अगर आप 23 के बाद 5 साल ऐड करो कितने हो जाते हैं आपके, हो जाएंगे 27 से 28 साल। तो अगर आप 27 से 28 साल ST कास्ट में हो तो भी आप 18 से 23 साल वाली पद को भर सकते हो। OBC वाले देखेंगे कि OBC में 3 साल की छूट है। अगर आप 23 साल के हैं तो आप 26 साल के भी हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। तीसरा, भूतपूर्व सैनिक है तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। चौथा है कि 1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित के बच्चों का रक्षित निरीक्षित तो 5 वर्ष को मिलने वाला है। पांचवा चीज़ है 1984 के दंगों में या गुजरात के 2002 में जो दंगा हुआ था उसमें 8 वर्ष की छूट है। छठवां है 1984 दंगों गुजरात 2002 सांप्रदायिक दंगों में जो पीड़ित बच्चे थे उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। और फ्रेंड्स इसमें दूसरी बात डायरेक्ट बता दिया गया है नोट में कि दिव्यांग व्यक्तियों को PWD अर्थात HOH VH या ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों को उपयुक्त वर्णित पदों की किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं से भी थोड़े बहुत भी विकलांग हैं तो आप इस पोस्ट के किसी भी पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़ है OBC के केंद्रीय सूची के लिए अभ्यर्थी NCBC की वेबसाइट देख सकते हैं। ओके, दूसरी बात है केयरफुल द्वारा आयु निर्धारित के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा गया नाम और जन्म तिथि वही जो मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी। छठवां है ऐसे भूतपूर्व सैनिक EMSM जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के दौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार पहले से अर्जित कर चुके हैं, वो भूतपूर्व सैनिक EMSM श्रेणी को शुल्क रियायत के आरक्षण के लिए प्राप्त नहीं है। हालांकि वह बाद में रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद कार्मिक और परीक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यकाल ज्ञापन में सौंपा जो गया था उसको हटा करके विषय की नियुक्त घोषणा की वचन देते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए ज़्यादा खास नहीं है। अब उसकी बात करेंगे जो हम लोगों के लिए खास है, तो देखेंगे नीचे कोई और जानकारी अगर होती तो आपको हम बता देते हैं, पर नीचे देख लें बच्चों से तात्पर्य पुत्र दत्तक पुत्र, ये उन लोगों के लिए जिसके जो पिता जो हैं इसमें इनका देहांत हो गया, उन लोगों के लिए ये सब दिया गया है। तो शैक्षिक योग्यता के बारे में ध्यान से विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यही है कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो इसमें देखेंगे सिपाही चालक जो ड्राइवर के लिए पोस्ट है उसकी शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के लिए बात कर लीजिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, मैट्रिक के समकक्ष आपको उसके समान कुछ प्राप्त होना चाहिए, तभी आप सिपाही चालक के लिए योग्य है। तकनीकी योग्यता देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें जो तकनीकी योग्यता मांगी गई है वो ये है कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए, आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद है सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए, इसके लिए देखेंगे शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली के कम से कम मैट्रिक या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो
उसके बाद राष्ट्रीय एवं राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड से 1 वर्ष व्यवहारिक अनुभव, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड राष्ट्रीय राज्य शिक्षित प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड से 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव आपको देना पड़ेगा। तो ये ITI इसमें मांगा गया है खास तौर पे। नेक्स्ट चीज़ है हमारा अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए। अब जो इसके बाद जो भी बचते हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता की बात करेंगे। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय से कम से कम मैट्रिक समकक्ष भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता। तो अगर भूतपूर्व सैनिक है तो समकक्ष में आपको भूतपूर्व जो सैन्य योग्यता भी मांगी गई। अगर सैन्य योग्यता है तो आप मैट्रिक हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तकनीकी योग्यता ये है कि संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पायरनियरिंग विंग और सिपाही मेंशन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसमें देखिए शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन के समकक्ष होने चाहिए। इसमें 2 तकनीकी योग्यता मांगी गई। पहली, संबंधित ट्रेडों से मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, जैसे नाई का हो गया, माली का हो गया, ठीक है, उसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। अगर हो तो जरूर रख लेना, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं। जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वह पात्र नहीं होगा और उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं है, अगर आपकी एज जो है कम है, ज़्यादा है, या आप इस ट्रेड से संबंधित नहीं हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म मत भरिएगा, ठीक, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल यहाँ दिया गया है। आवेदन CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कर भरने संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, कृपया इस विज्ञापन के अनुल्लंघन को देखें। अभ्यर्थी पद ट्रेड के आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा कर सकते हों, ठीक है। वो पात्रता क्या है नीचे दी गई हैं कि 9.3 पे है। आवेदन पोर्टल दिनांक 27/3/2023 25 से 4/2023 तक चालू रहेगा, यानी 27 तारीख तीसरा महीना से 25 तारीख चौथा महीना, यानी 27 मार्च से 25 अप्रैल तक चालू रहेगा। अभ्यर्थी को उसके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें तथा अंतिम तिथि का प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम तिथि के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण CRPF की वेबसाइट पर लॉगिन करने के डिस्कनेक्शन अभ्यर्थी विफलता की संभावना से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपको फॉर्म भरना है तो 4-5 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए। नहीं भरते हो तो बाद में फिर आप लटक ही सकते हो, क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है CRPF BSF की हो गई चाहे SSC की हो गई, बाद में बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। 90.5 देखेंगे, उपरोक्त या किसी अन्य कारणों से CRPF के नियंत्रण से बाहर होने के कारण अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम न होने पर CRPF इसके जो है कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप नहीं भरते तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहने वाली। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म में प्रत्येक फील्ड में सही विकल्प भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप के आवेदन अनुरोधों का विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले ही आप जो है अच्छे तरीके से फॉर्म को जांच लीजिएगा, उसके बाद में भरिएगा। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो जो आवेदन शुल्क है इसमें केवल सामान्य EWS और OBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है की दर से परीक्षा शुल्क होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। इसके बाद जो भी बचते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी है। और शुल्क जो है UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप जो है भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दी गई कुछ जानकारियाँ। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र एवं शहर, अगर आप इन परीक्षा जो केंद्र बनने वाले इसी शहर में बनेंगे, इसके अलावा आपकी जो केंद्र बनेंगे वो किसी अदर शहर में नहीं बनेंगे। देख लीजिए आंध्र प्रदेश में जो शहर बनने वाले कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है, कि जमानगर, अमरावती, करूर, अमरापुर, मेहासन, कागोल, मुदैरी, अंतापुर, राजकोट, औरंगाबाद, सलेम, बोबैली, सूरत, बारामती, थेनी, ठीक है। इसी तरह नीचे दिया गया बहुत सारे हरियाणा। अब हम जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में बनेगा आपका जम्मू, पलरनपुर, नलगोड़ा, श्रीनगर, सांबा, ठीक है। उसके बाद है हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की,
तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, ठीक है, और मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये जो सिटी हैं, ठीक है, इसमें बनने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। तो असम में देखेंगे, असम में दिया गया है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लखीमपुर, सिलचर, तेजपुर, इसमें बनने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चीज़ देख लेंगे बिहार के लिए। तो बिहार में है फ्रेंड्स आरा है, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतसा, ठीक है, रोहतसा, ये सब जो है इसमें बनने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे पंजाब के लिए। तो पंजाब के लिए जो बनने वाला है वो है अमृतसर, भटिंडा, जालंधर। उसके बाद है लुधियाना, मोहाली, पटियाला। राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर में बनने वाला है। उत्तराखंड में केवल देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की में बनेगा। उसके बाद दिल्ली में बात करेंगे तो नई दिल्ली में केवल आपका जो है सेंटर रहने वाला है। महाराष्ट्र में अहमदानगर है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन में बनने वाला है। इसके बाद देखेंगे कि अन्य परीक्षा पसंद के शहर बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना है। आपको उसमें 3 परीक्षा केंद्र पूछे जाएंगे, 3 में से आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो अब ध्यान देने की परीक्षा योजना क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल दे रहे हैं। वीडियो में नए हो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आप सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए तो बहुत बुरी बात है आप लोगों के लिए, इतना वीडियो देखने के बाद आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाग 1 पे है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण, जो कि प्रश्नों की संख्या 25 है, अधिकतम 25 है। अवधि अनुमति आपको 2 घंटे की रहने वाली है। बी पे है सामान्य ज्ञान और समान जागरूकता, यानी समान बुद्धि, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, समान ज्ञान और समान जीके जीएस। 25-25 नंबर के रहेंगे, अधिकतम अंक 25-25, एक नंबर मिलने वाले, समय 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद है सामान्य गणित और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी। 25-25 नंबर के, 25-25 2 घंटे के समय, वही समय है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जीके जीएस और रीजनिंग है। उसके बाद सभी प्रश्न वास्तुनिक बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सीबीटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा, यानी जो परीक्षाएं होंगी अंग्रेजी और हिंदी में होंगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक नकारात्मक अंकन होगा। अर्थात अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आप 4 गलत कर देते हो तो आपका एक प्रश्न जो सही भी किए रहोगे वो भी गलत माना जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट बात यह है कि प्राप्त अंकों के पूर्व मूल्यांकन पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ इसमें गलत पाते हैं तो आपको कोई भी इसमें जो है जानकारी आपको पत्राचार के लिए नहीं देने वाली, यानी कि आपको कोई भी इसमें जैसे आप चाहते हो फिर से जांच होगी, मेरी फिर से होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा आप कुछ करने की कोशिश भी ना कीजिएगा इसमें। और इसमें क्या क्या पूछा गया है उसमें ध्यान दे लीजिएगा। देखिए सामान्य बुद्धि मत्ता और तर्क शक्ति में क्या क्या पूछा जाएगा तो देख लीजिए कि पैटर्न को देखने और अलग अलग करने की क्षमता ये है कि इसमें पूछा जाएगा समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य समिति, अभिधन, अवलोकन संबंध, ठीक है, श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर। सामान्य ज्ञान में है कि देखिए प्रश्नों को जो है कि व्यक्ति को परीक्षा भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित विषय रूप, खेल, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो भी परीक्षाएं होती हैं ऐसी ही होती हैं। गणित में भी वही चीज़ें हैं कि नंबर सिस्टम है और पूर्ण संख्याओं का गणना, दशमलव, भिन्न संख्या, बीज संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभ, हानि, छूट, ठीक है। अंग्रेजी में भी वही है कि उसके समझने बुनियादी जो अंग्रेजी होती है उसको आपसे पूछा जाने वाला है। अब इसमें कुछ हम पीईटी की बात करेंगे, शारीरिक दक्षता की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों की बहुत सारी इसमें जो है चर्चाएं हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स चाहे जो भी हो, पीएचडी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होना, यानी आपके सबसे पहले कि आप वही व्यक्ति हो कि नहीं, इसके लिए आपकी बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। उसके बाद में आप जो है पीईटी के लिए योग्य होगे, उसका पीईटी में भेजा जाएगा। और लंबाई आपके पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों के कुछ श्रेणियों की लंबाई को छूट की अनुमति दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई के छूट मानक इस प्रकार है। देखिए कैसे है कि अनुसूचित अगर जनजाति से हो तो आपका 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150, पूर्वोत्तर राज्य यानी राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं तो 157 और 147। और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से अनुसूचित जनजाति हैं तो 160 है। और गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्यों के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया, महिलाओं के लिए 155 है। उसके बाद पूर्वोत्तर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए 162 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। गोरखा प्रादेशिक GTS, ठीक है, आने वाले अभ्यर्थियों को 157 है और 152 महिलाओं के लिए है। कुछ ये रही है जो अगर आपको कुछ छूट मिलने वाली तो इसमें मिलने वाली है। उसका छाती की बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप निम्नलिखित होगी कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर या 100 ऊपर का होना चाहिए। उसके बाद फुलाने पे आपको 5 सेंटीमीटर आपकी बढ़नी चाहिए। और उसके बाद भी इसमें कुछ छूटें दी गई हैं। आप देख सकते हो कि अनुसूचित जनजाति के लिए 76 ही है और न्यूनतम फुलाव इसमें 5 है। और गढ़वाली कुमाऊनी के लिए 78 5 है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 77 है, फुलाने पे 5 है। फुलाने पे सभी को 5, लेकिन जो चौड़ाई है उसको थोड़ा कम मांगी गई है। अब नीचे देखेंगे कि CBT होने के बाद जो शारीरिक दक्षता होती है तो उसमें जो है 24 मिनट में पुरुष को 5 किलोमीटर दौड़ना है, चाहे वह चालक हो, मोटर मैकेनिक, माली सिपाही, पेंटर, बढ़ई सिपाही, ब्रास बैंड, पाइप बैंड सिपाही, मोची दर्जी हो, बिगुलर हो, सबको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। महिला में जो है 1.6, ठीक है, यानी कि 1.30 यानी 8.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित भारतीयों के अलावा अन्य भारतीयों के लिए है, ठीक है। लद्दाख के जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद देखेंगे पायनियर के लिए 9 मिनट है, विंग के लिए सिपाही मेंस, ठीक है। ये कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो भी और बातें होती है उसको हम बता देते। देखिए, अभ्यर्थियों को कम से कम फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर, पैन कार्ड मूल रूप से लाना होगा अगर आप PET के लिए चुने जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान, हल्के और भारी वाहनों की इत्यादि हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। चालक वाले में, फिटर वाले में ऑटोमोबाइल फिटर, मैकेनिक और ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। बिगुलर में बिगुल बजाना, संभालना और रखरखाव करना। दर्जी के लिए कार्मिक का माप लेना, ट्रेली का वर्दी सिलवी, कपड़ों की कटना, सिलाई करना, गर्म कपड़ों, वर्दी इत्यादि कटिंग सिलाई करना। मोची के लिए उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत करना, ठीक है। ऐसे ऐसे कार्य आपको करने हैं और इसमें जो दी गई है, ठीक है। सत्यापन वगैरह की बात नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, अब भी जो आपका अगर आपका कोई भी अगर सवाल छूटा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी हमारे पास होगी आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट फटाक से करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई गई है। आप सभी को एक एक डाउट क्लियर कर दिया होगा, मैंने ऐसा मानता हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।